आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड कार्नाटिक वॉर, हिंदी में बोलते हैं कर्नाटक युद्ध। ये आज के कर्नाटक से बिल्कुल अलग है। हमने दो कार्नाटिक वॉर ऑलरेडी देखे थे। पहला और तीसरा हम बताए थे कि इसका संबंध इंडिया से नहीं था। सेकंड वाला जो हम लोगों ने कल पढ़ा उसका संबंध इंडिया से था। तीसरा वाला क्या था, क्या सिनेरियो था, क्यों वॉर हुआ, क्या इसके परिणाम देखने को मिले, वो सारी चीजें आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। थर्ड कार्नाटिक वॉर टाइम पीरियड आपका रहा 1756 से लेके 1763। ठीक है। अगर बाकी दोनों से मैच किया जाए तो टाइम पीरियड इसमें थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन सेकेंड जो वॉर हुआ वो ज़्यादा ताम झाम वाला रहा, है ना। और कल उसी में टाइम ज़्यादा भी गया, बट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वही था। और क्लास के लास्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उसके बाद क्लास बंद करेंगे। तो रेडी रहिएगा मेंटली आप लोग। जैसा कि हम बोले कि थर्ड कार्नाटिक वॉर का जो रीज़न था, जो कॉज था, वो इंडिया से जुड़ा हुआ नहीं था। तो फिर वजह क्या थी? वजह थी 7 ईयर वॉर्स। 7 साल का युद्ध यूरोप में ये शुरू हुआ था 1755 में। और यहाँ पे पुरानी बात रिकॉल करिए, दोबारा सोचिए जो हम बताए थे कल शुरुआत में कि फ्रांसीसियों की और अंग्रेज़ों की ये आदत थी कि कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत होती थी, लड़ाई होती थी, तो वो लोग शुरू हो जाते थे हर जगह। यहाँ भी वही चीज़ हुई। 1755 में ये जो है दिक्कत शुरू हुई। इंग्लिश और फ्रेंच आपस में लड़ रहे थे नॉर्थ अमेरिका को कैप्चर करने के लिए। और इसी बीच क्या हुआ, 1 साल बाद 1756 में ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया था प्रशिया पे। और अगेन वही ऑस्ट्रिया और प्रशिया वाली कहानी यहाँ पे आ गई। और ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में कौन बैठा है? ब्रिटेन। और प्रशिया के सपोर्ट में कौन बैठा था? फ्रांस। तो ये लड़ाई वहाँ पे शुरू हुई और उसका रिजल्ट यहाँ पे भी भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में भी लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। और पहले कार्नाटिक वॉर में फ्रांसीसियों ने देख लिया था कि कैसे हम लोगों ने शांति का मैसेज भेजा था, लेकिन फिर भी भारत में युद्ध हुआ। क्योंकि जब वो लोग यूरोप में लड़ रहे थे, आपको याद होगा कि उन्होंने भारत में तुरंत मैसेज भेजा था कि आप लोग जो है भारत में शांति व्यवस्था बनाए रखिए। लेकिन शांति व्यवस्था बनी नहीं रही। तो इस बार भी यही सिनेरियो क्रिएट हो रहा था कि भारत में फिर से युद्ध होगा। इस वक्त भारत को जो संभाल रहा था, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, उसका नाम था गोडेहू। ठीक है। फ्रेंच जो ऑफिशियल थे, फ्रांस के जो अधिकारी थे, वो इस बात से भली भांति परिचित थे कि गोडेहू भारत में अगर युद्ध हुआ तो उसको संभाल नहीं सकता, क्योंकि वो इस काबिल है ही नहीं। और आसानी से फ्रेंच जो है युद्ध हार जाएंगे। और डुप्ले क्या था? डुप्ले को वापस बुला लिया गया था, अगर कल का आपको याद होगा तो इसलिए फ्रांसीसियों ने फैसला किया कि भारत में एक नया गवर्नर भेजने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो भारत में नया गवर्नर भेजा उसका नाम था काउंट डी लैली। ठीक है। लेकिन इसका भी दिमाग ठीक ठाक नहीं था, बहुत ज़हीन इंसान नहीं था। भारत में आते ही इसने लोगों से पंगा लेना शुरू कर दिया। एक तो पहली बात ये आनन फानन में आया था। दूसरा ये कि ये अपने ही लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। और तीसरा ये कि भारत में आते ही भारतीय लोगों से भी इसने पंगे लेने शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल 1758 में इसने तंजौर के शासक से बोला कि हमको जो है 56 लाख रुपए आप दीजिए। तंजौर के शासक ने मना कर दिया, क्योंकि तंजौर के शासक को अंग्रेजों का समर्थन हासिल था। हम्म
आवाज जा रही है ना सही से? कोई एक लोग बोले। ठीक। हम्म। तो तांजौर के शासक से इसने कितने मांगे? ये बात है आपकी 1758 की। 56 लाख रुपए मांगे। तांजौर के शासक ने बोला कि नहीं देंगे। तो काउंट डी लैली ने क्या किया, ये गुस्से में आके इसने तांजौर पे हमला कर दिया। हालांकि उसको सफलता नहीं मिली, इसलिए इसने फिर से दोबारा हमला किया, लेकिन वो जो सेकंड हमला उसने किया था वो मद्रास पे किया था। और मद्रास में कौन बैठे हैं? अंग्रेज बैठे हैं। लेकिन इस हमले में भी फ्रांसीसियों की हार होती है। इसके बाद क्या करता है, ये फिर भी चुप नहीं बैठता। इस बार इसने डायरेक्ट फोर्ट सेंट डेविड पे हमला कर दिया। डेविड का जो किला था ना, उस पे हमला किया। अब अंग्रेजों का जो है बर्दाश्त की जो सीमा थी ना, वो क्रॉस हो गई। अंग्रेजों ने बोला कि अब ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, हमको भी बदले में इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। ठीक है। और यहाँ पे शुरू होता है अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में घमासान। अंग्रेजों ने मासुलीपट्टनम का घेराव किया इसी साल 1758 में, और मासुलीपट्टनम में लड़ाई होती है और उसमें फ्रांसीसियों की काउंट डी लैली की बुरी तरीके से हार होती है। हार हुई तो अभी भी फ्रांसीसियों को अकल नहीं आई थी। तुरंत काउंट डी लैली ने फ्रांस मैसेज भेजा कि हाँ, ये सिनेरियो है, हम लोग जो है कमजोर पड़ रहे हैं, हमें मदद की जरूरत है। फ्रांस से तुरंत एक नेवी भेजी गई। ठीक है। नेवी में जो जो लीड कर रहा था उसका नाम था डैश। डैश ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। कई सारी किताबों में तो इनका नाम भी नहीं मिलेगा आपको। डैश के लीडरशिप में फ्रांस से नेवी आई, लेकिन ये भी हार गया और सारी नेवी को वापस फ्रांस बुला लिया जाता है। अगर ये डैश और पूरी नेवी भारत में टिकी रहती, हार का सामना करने के बावजूद भी अगर वो रुकने का फैसला करते, तो भी शायद फ्रांसीसी यहाँ पे जीत सकते थे। लेकिन यहाँ पे फ्रांस की सरकार ने बिल्कुल डुप्ले वाली गलती की। सेकेंड कार्नाटिक वॉर में उन्होंने बोला कि डुप्ले को वापस बुलाएंगे, ठीक ना? और इस वाले में डैश को थोड़ी सी हार के बाद वापस बुलाने का फैसला कर लिया। तो अगर पतन की बात बोली जाए ना फ्रांसीसियों की, तो एक डुप्ले को वापस बुलाना भी पतन का कारण था और डैश को वापस बुलाना भी उनके पतन का कारण था। ठीक है। तो अगर गलतियां गिनानी हो ना, कभी क्वेश्चन ऐसा पूछे, तो आप ये दो गलतियां जरूर गिनाइएगा फ्रांसीसियों की। दूसरी एक बात यह है फ्रांसीसियों के कमजोर पड़ने की, वो ये कि ये वो दौर है जब आपकी बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी है। 1757 में प्लासी हो चुका है ना। और डैश आपका कब आया? 1758 में। मासुलीपट्टनम का युद्ध कब हुआ? 1758 में। यानी कि एक साल पहले प्लासी की घटना हो चुकी है। तो अंग्रेज बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, पैसा है, रुपया है, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो अंग्रेजों का इतना मजबूत होना भी फ्रांसीसियों के पतन की वजह बना। बहरहाल, इन तीन चार, नॉट तीन बल्कि चार, एक के बाद एक चार हार के बाद भी फ्रांसीसियों ने अभी दिल से हार मानी नहीं थी। फ्रांसीसी एक और युद्ध की तैयारी करते हैं, और ये एक डिसिसिव बैटल थी, निर्णायक युद्ध था, जो आपका हुआ 1760 में, जिसको बोला जाता है वॉन्डी वॉश का युद्ध, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। वॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या तैयारियां की गई? आपको याद होगा, जब हैदराबाद में आर्मी रखी गई फ्रांसीसियों की, तो वहां पे उस आर्मी का जनरल किसको बनाया गया था? बसी। ठीक है। बसी जो है इस युद्ध में फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहा था। अब ये भी एक फ्रांसीसियों की तीसरी बड़ी गलती थी। ठीक है ना?
कैसे फ्रांसीसियों की तीसरी बड़ी गलती है? हैदराबाद में सिचुएशन भले नॉर्मल हो गई थी, लेकिन हैदराबाद से फ्रांसीसी तो कमज़ोर हो गए थे, लेकिन हैदराबाद से फ्रांसीसियों की पूरी सेना निकली नहीं थी अभी, और जनरल बसी भी वहीं रह रहा था। तो फ्रांसीसियों को वांडीवॉश के युद्ध के लिए किसी और जनरल को नियुक्त करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसको नियुक्त किया? बसी को नियुक्त किया। और बसी क्या किया? हैदराबाद छोड़ के तुरंत कहाँ पहुंचा? वांडीवॉश के युद्ध में। अब जब सेना का कमांडर अगर मौजूद ना हो ना, तो सेना का मनोबल गिर जाता है। यही चीज़ यहाँ पे भी हुई। जैसे ही बसी वांडीवॉश के युद्ध के लिए आया, हैदराबाद इनके हाथ से पूरी तरीके से निकल गया, और ऐसा निकला कि कभी वो छू भी नहीं सके उसको। बहरहाल, गलती याद रखिएगा। तो फ्रेंच की आर्मी को लीड कर रहे थे आपके जनरल बसी, और इंग्लिश की जो आर्मी थी उसको लीड कर रहे थे सर आयर कूट। ठीक है, बढ़िया से एकदम पूरी जो है फील्डिंग हो गई, सब लोग तैयार हो गए, और युद्ध जब शुरू हुआ तो इसमें भी फ्रेंच की अगेन वो बैडली डिफीट करते हैं, उनकी हार हो जाती, और बसी को कैद कर लिया जाता है। लेकिन सारे कैद नहीं हो पाते हैं, जितने भी फ्रांसीसी बचे थे वो आनन फानन में तुरंत अपने किले पहुंचते हैं, और उनका किला पौंडीचेरी में एक था जो आपको याद होगा, सर आयर कूट, EYRECOOTE। ठीक है, तो बसी को यहाँ पे किडनैप कर लिया जाता है, और जितने फ्रांसीसी बचे थे वो सब भाग के पहुंचते हैं पौंडीचेरी के किले में, जिस किले का नाम क्या था? फोर्ट लुई। और यहीं पे जाके ये लोग शेल्टर लेते हैं। अंग्रेज भी अब पीछे हटने वाले नहीं थे, उन्होंने भी बोला कि देखते हैं आप कितना भागते हैं, जितना भागने भाग लो, छोड़ने वाले तो नहीं है। अंग्रेज भी पीछे पीछे पहुंचे फोर्ट लुई, लुई के किले के पास, और वहां पे पूरे किले की उन्होंने घेराबंदी की, पूरे किले को सीज किया, और लगभग 8 महीने तक वो किले को घेर के बैठे रहे कि कब तक बैठेंगे आप लोग अंदर, खाने पानी के लिए तो निकलेंगे ना। और फाइनली फ्रांसीसी जो है एकदम मजबूर हुए, थक के चूर हुए, और 8 महीने बाद सारे फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। और फ्रांसीसियों का जितना भी कारोबार था, जितनी फैक्ट्रीज या जो भी मेन मेन जगहों पे थे ना, जो सेंटर्स थे, वो सारे सेंटर अंग्रेजों के हाथ में आ गए। और उसके 3 साल बाद यूरोप में एक संधि होती है, जिसको बोला जाता है पेरिस की संधि। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस, क्योंककि वॉर कहाँ से शुरू हुआ था? यूरोप से। तो ये वॉर अंत, इसका एंड भी कहाँ से होता है? यूरोप से। 1763 की इस संधि में क्या समझौते होते हैं? पहला समझौता ये कि भारत में जो आप लोग कर्नाटक में युद्ध कर रहे हैं, उस युद्ध को तत्काल बंद किया जाए। दूसरी चीज क्या बोली गई कि जो सारे ट्रेड सेंटर्स, फैक्ट्री, अंग्रेजों से बोली गई कि जितनी भी फैक्ट्री वगैरह, ठीक है कि हमने सब वांडी वॉश के युद्ध के बाद ले लिया था, लेकिन इसमें फ्रांसीसियों पे थोड़ी सी दया दिखाई इन लोगों ने। बोला कि हम लोग पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर जो है फ्रांसीसियों को वापस करेंगे, आप लोग बस इन्हीं 3-4 गिनी चुनी जगहों पे अपना रहिए, व्यापार करिए, लेकिन बाकी आप भारत में अपने विस्तार का सपना छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप व्यापार ही कर पाएंगे, अपने साम्राज्य बनाने के सपने को आप लोग छोड़ दीजिए। फ्रांसीसियों ने इस संधि को स्वीकार किया, और उसके बाद उन्होंने भारत में दोबारा साम्राज्य विस्तार की कोशिश नहीं की। हाँ, व्यापार के लिए ये लोग रहे, और उसी व्यापार के तहत भारत में ये लोग अपना काम करते रहे। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी बहुत लंबे वक्त तक ये जगह संभाल नहीं पाई, और एट लास्ट 1769 में फ्रांस के गवर्नमेंट ने फ्रांसीसी कंपनी को एबॉलिश कर दिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई थी उसको उन्होंने भंग किया, खत्म किया, और बोले कि पौंडीचेरी, माहे, चंद्रनगर, ये जितने भी इलाके हैं, फ्रांस की सरकार फ्रांस में बैठे बैठे ये टेरिटरी को कंट्रोल करेगी, यानी कि डायरेक्ट शासन करेगी। और भारत में मौजूद किसी भी शासक से, किसी भी एम्पायर से, यहाँ तक कि अंग्रेजी साम्राज्य से भी वो
कोई भी पंगा नहीं लेगी, किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगी। इसके बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देने के लिए कोई नहीं बचा। हालांकि फ्रांसीसी भारत में कब तक रहे? 1954 तक रहे, लेकिन वो सिर्फ इन्हीं टेरिटरीज तक लिमिटेड रहे। अपने आप को इन्होंने रोक के रखा और अंग्रेजों को कोई और रोकने वाला यहाँ पे नहीं था। धीरे धीरे अंग्रेजों का यहाँ पे विस्तार होता है और अंग्रेज जो है या ब्रिटिश एम्पायर पूरे भारत पे छा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये थी सारी कहानी। अब इसके बाद अगला हम लोग को पढ़ना है ब्रिटिश एम्पायर के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। अब थोड़ा सा एक सिनॉप्सिस आप लोग ले लीजिए। पुर्तगाली आए, बहुत लंबे वक्त तक नहीं रहे। उनका डिक्लाइन हुआ अंग्रेज़ों के आने की वजह से। उनका पतन हुआ अंग्रेज़ों के आने की वजह से। बाकी उनकी भी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से उनका पतन हुआ। डच आए, उनका डिक्लाइन भी हुआ, उनका भी पतन हुआ। उसमें भी अंग्रेज़ों का रोल था कि अंग्रेज़ों से उन्हें बुरी हार हुई। डेनिश आए, डेनिश का तो अपनी करतूत की वजह से पतन हो गया। और फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी का भी पतन किसकी वजह से हुआ? मेनली मुख्य रूप से अंग्रेज़ों की वजह से हुआ। तो सारी कंपनियां आई, सारी कंपनियां बर्बाद हुई, सारी कंपनी के लोग वापस गए। सिर्फ और सिर्फ भारत में एक ही कंपनी टिकी, वो थी आपकी इंग्लिश, अंग्रेज। ठीक है, तो इसका मतलब अंग्रेजों का रास्ता साफ था भारत में साम्राज्य विस्तार का, एक साम्राज्य बनाने का। साम्राज्य तो था ही, मतलब भारत को भी अपने कब्जे में लेने का रास्ता तो बिल्कुल साफ था। लेकिन इनके रास्ते में अभी भी एक पत्थर पड़ा हुआ था जो इनको फैलने से रोक रहा था। वो पत्थर कौन सा था? वही पत्थर था आपका मुगल एम्पायर। तो जब तक मुगल एम्पायर का पतन नहीं होता तब तक अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित नहीं होगा। तो इसलिए पहले मुगल साम्राज्य का पतन करवाना ज़रूरी है, यानी कि उसका पतन हुआ। तो अगला टॉपिक हम लोग यही पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, कैसे अलग अलग छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स बने, छोटे छोटे राज्य बने, और उन छोटे छोटे राज्यों को हराकर कैसे ब्रिटिश एम्पायर ने भारत में अपने झंडे को गाड़ा फैलाया, जो मैं वो बोल सकते हैं।